हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पेपर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आप लोगों का पेपर है और मैथ का पेपर है और हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर आपको हर एक चैप्टर में किसी भी चैप्टर में दिक्कत है आपको, तो उसके लिए आप मैथ की जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप चैप्टर वाइज आप चीज़ों को पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है कि हाँ सर मुझे घनाभ में प्रॉब्लम है, मुझे वृत्त में प्रॉब्लम है, या मुझको समुच्चय में प्रॉब्लम है, या लॉग में प्रॉब्लम है, हमने सब कुछ चैप्टर वाइज करवा रखा है। हमने मैथ का मैराथन भी करवा रखा है। इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई चलते चलते एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको चीजें कराई जा रही ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर करते हैं जो आज हमारे पास है। एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा सारे कंसेप्ट का आप लोगों के। ठीक है, चलिए जी भाई, पहला है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। जी भाई बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, देखो यार मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम है भी नहीं। ठीक है, आप आराम से इसको देखते चलिए। देखो अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं जो 8:5 में है, इसका मतलब एक संख्या आपकी 8x है और दूसरी संख्या आपकी 5x है। इन्होंने कहा है कि यदि छोटी वाली संख्या 12.5 है, तो आपको भी पता है कि ये वाली जो संख्या है ना भाई मेरे, वो बड़ी होगी और ये वाली जो संख्या है ना वो छोटी होगी। अब इन्होंने छोटी संख्या की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 5x की वैल्यू 12.5 दे रखी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12.5/5, यही तो हो जाएगा x बराबर। सॉल्व करिए, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, यानी x बराबर हो जाएगा 2.5 के। हमको बड़ी वाली निकालनी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, x है। तो बड़ी संख्या जो है हमारे पास 8x है। तो यहां से आप x की वैल्यू 2.5 रख दो, 25 × 8 200, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो मतलब 8:5 दिया है, इसको हम 8x और 5x लिख देंगे। छोटी संख्या 12.5 दी है तो 5x की वैल्यू 12.5 हो जाएगी। यहां से हम 5 से भाग करेंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी। और बड़ी संख्या आपकी 8x है, तो 8 × 2.5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक रिवीजन है, अच्छे से रिवीजन करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में कम आएगा तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार आप उसको और देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। देखिए, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, बताइए। जी भाई, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो यार, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। ठीक है, मूलधन कितना है, 100 रुपए है, दर कितना है उसका 3% है, और समय कितना है उसका 2 साल है, और बटे का 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आपका 6 रुपए आ जाएगा। तो अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो सीधा आंसर आपका 6 रुपए हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो आपसे मिश्रधन पूछता, अगर वो मिश्रधन पूछता, मैं उस कंडीशन में बता रहा हूं, तो मिश्रधन हमेशा होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन आपका 100 है, ब्याज यहां पर 6 जुड़ जाएगा, तो आंसर आपका 106 रुपए हो जाएगा। तो अगर मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा आपका आंसर, यानी 106 रुपए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। यहां पर मैं आपको कुछ फार्मूले और बता दे रहा हूं। जैसे आपको पता होगा ना कि a बराबर क्या होता है, P1 + R/100n। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये किसका फार्मूला होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है। किसका, चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये फार्मूला होता है। अगर सपोज करिए कि आपसे एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a - p, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको ब्याज छमाही दिया जाए, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ब्याज छमाही दिया जाए तो जो आपका रेट होता है ना वो हमेशा आधा हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, जो रेट होगा वो आपका हमेशा
आधा हो जाएगा। ये सब मैं करवा चुका हूं। अगर आपको अभी भी सीआई में एसआई में दिक्कत है तो आप अभी भी चले जाइए मैथ के प्लेलिस्ट में, वहां से आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ चुका है कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक चीज याद रखिएगा, 2 साल का हमेशा याद रखिएगा, 2 साल का सीआई और एसआई के अंतर का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और नंबर भी मिलेगा, अगर इस तरीके से लगाओगे क्वेश्चन तो नंबर भी मिलेगा। सीआई और एसआई का जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो होता है बराबर पी आर बटे 100 की घात 2, ये अंतर होता है, याद रखिएगा। तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर यही होता है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा अंतर कितना दिया गया है, अच्छा ज्ञात करना है। तो अंतर अगर ज्ञात करना है तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, तो पी की वैल्यू यहां पर 10,000 लिख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, 10 बटा 100 और इसकी घात 2। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आपका हो जाएगा 100 रुपए। तो ये आपका फार्मूला होता है भाई मेरे कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर का फार्मूला होता है पी आर बटे 100 की घात 2। अगर आपको बेसिक से लगाना है तो आप पहले 2 साल का एसआई निकाल लो, फिर 2 साल का सीआई निकाल लो और दोनों का आप अंतर कर दो, आपको अंतर भी मिल जाएगा। ठीक है ना भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने करवाया भी, जब मैं घन और घनाभ करा रहा था तब मैंने करवाया है कि एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, टंकी पानी से पूरी भरी है, यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ये आपको बताना है भाई मेरे, ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमने इसके लिए पहले तो बताया था कि पानी का कुल आयतन, सबसे पहले आपको पानी का कुल आयतन निकालना है, पानी का कुल आयतन। तो भाई घनाकार टंकी है ना, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो अगर भैया ए की वैल्यू यहां पर 30 है तो 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि 27,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन घन घनाभ में बहुत करवाया है, तो अगर अभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो घन घनाभ का चैप्टर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऐसे में कहा है कि अगर टंकी पानी से पूरी भरी है और इसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो कितना पानी बचेगा, शेष पानी। भाई अगर 7 लीटर पानी निकाल दिएगा तो शेष पानी कितना बचेगा, भाई टोटल हमारे पास कितना था, 27,000 लीटर पानी, टोटल हमारे पास 27,000 पानी है, उसमें से 7 लीटर निकाल दिया गया। अच्छा 7 लीटर है और 1 लीटर बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर होता है, तो क्या ये हमारा 7,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 27,000 में से अगर 7,000 जाएगा तो क्या बचेगा, 20,000 घन सेंटीमीटर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि 7,000 कहां से आ गया। भाई टोटल पानी हमारे पास 27,000 घन सेंटीमीटर है, इसमें से आप जब 7 लीटर निकालोगे और 1 लीटर बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 लीटर बराबर 7,000 घन सेंटीमीटर, दोनों को घटाओगे तो 20,000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको लिखाना है कि पानी का आयतन क्या होता है। तो अगर कभी भी पानी की ऊंचाई, तो कभी भी अगर आपको ऊंचाई निकालनी होगी तो एक बात आपको याद रखना है, ऊंचाई का फार्मूला होगा शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बटे पेंदी का क्षेत्रफल, बटे पेंदी का क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा पानी का शेष पानी कितना है, 20,000 घन सेंटीमीटर, तो 20,000 हो गया। अच्छा पेंदी का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बात बताओ, जैसे ये आपकी टंकी है ना, तो इस टंकी की जो लंबाई और चौड़ाई है भाई दोनों बराबर होगी, क्यों, क्योंकि भाई अगर घन में है तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा उसकी बराबर होगी। तो 30 गुणे क्या हो जाएगा, 30 गुणे 30, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 200/9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।
हमने ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। आप घन और घना वाला चैप्टर जरूर देख लेना अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है, क्योंकि ये पिछले 2-3 बार में कई बार आया है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले पानी का कुल आयतन निकालना है। जितना पानी आपने निकाल दिया है उनको आपको घटा देना है, टोटल 20,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो शेष पानी का आयतन बटे पेंदी का क्षेत्रफल, तो शेष पानी का आयतन कितना है 20,000 और पेंदी का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 30 × 30। आप इनको आराम से भाग कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब यहां पर एक ये क्वेश्चन है और मैंने अभी इसको मैराथन में ही करवाया था, जहां पर मैराथन का पार्ट 2 था, हमने इस तरीके का मैंने बताया था। ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक उद्देश्य है कि इसमें कई सारे कंसेप्ट ना एक साथ ही उपयोग हो जा रहे हैं, कई सारे कंसेप्ट। जैसे सुनो, अगर हमें इसमें निकालना है BAC का मान, यानी मुझको x का मान निकालना है, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, अच्छा आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो भैया एंगल D और प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिखना होगा ना तो लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज, ये लिख दीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज। तो भैया एंगल D की वैल्यू तो 120 है, एंगल B हमको यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री। क्यों, 120 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 60 ही तो बचेगा, तो इसकी वैल्यू हमको 60 मिल जाएगी। अब अगर इसकी वैल्यू 60 मिल गई, अच्छा एक चीज और दिमाग में चमका कि नहीं चमका, ये जो नीचे वाली लाइन है ना केंद्र से होकर गुजर रही है, तो जब केंद्र से होकर गुजर रही है तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मैंने करवाया था ना मैराथन में कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बस अब आप यहां पर सीधा कर लो, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर कितने डिग्री के हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा एंगल A कितना है x है, एंगल B कितना है 60 है और एंगल C कितना है 90 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 और 60 150 आपका इधर घटेगा तो आपका 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 30 डिग्री आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक बार समझ लो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले तो आपको ये चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी 4 बिंदुएं वृत्त की परिधि पर स्थित हैं और अगर वृत्त पर 4 बिंदुएं स्थित होती हैं तो उनको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये आपका अर्धवृत्त पर बना हुआ है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 60 और 90 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो बचा कितना 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है 180। ठीक है, याद रखिए। अगला नेक्स्ट, ये देखिए इसका गुणनखंड करना है, x² माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए। करिए, थोड़ा सा गुणनखंड करिए। चलिए आइए। अच्छा, अब गुणनखंड में मैंने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, तो हमको कोई भी दो संख्या ऐसी ली, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है ना, कोई भी दो संख्या ऐसा लो जिनको घटाने पर तो 1 आ जाए लेकिन गुणा करने पर 42 आ जाए। तो ऐसा आपका एक ही हो सकता है, 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएगा x और 7 छंग 42,
देखो, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास। हमने इन सभी चीज़ों को ना एक एक चैप्टर पढ़ा रखा है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें से। अभी मैराथन में भी मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा x-7 और x+6। अगला क्वेश्चन, ये देखो डीएलएड 2021 में क्वेश्चन आया था कि x³ - x का गुणनखंड कीजिए। बताइए। हो गया, आइए देखते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो x³ - x है, इसमें से x कॉमन कर लो। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 1² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला हो जाएगा a² - b² का, मतलब एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। यही हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बताओ कितना बढ़िया मस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, दमदार वाला। ठीक है, अच्छा हमको एक और वैल्यू बता दीजिए। एक हमको नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बता दीजिए, यदि log a 5 की घात x+4 बराबर log a 625 हो तो x का मान बताएं, हो तो x का मान बताएं। बताओ भाई, बताएं जल्दी से, इसका मान क्या होगा। चलिए बताइए। ठीक है, आइए करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमने आपसे हमेशा कहा था कि अगर इधर भी log a है, ये देखो इधर log a दिख रहा है और इधर भी log a दिख रहा है, मैंने मैराथन वाले में भी कराई थी, तो ये हट जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा 5 की घात x+4 और इधर बचेगा 625। अब आपको 625 का एलसीएम कर लेना होगा। ठीक है, 625 का जब आप एलसीएम करोगे तो ये मिलेगा आपको 5 की घात 4। तो 5 की घात x+4 बराबर हो जाएगा 5 की घात 4। और हमने कहा था कि अगर बेस आपका सेम होता है तो घात आपका सेम होता है। इसका मतलब x+4 बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस कंसेप्ट को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। बताइए, इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ती है, बढ़िया वाली, सुंदर वाली। ये ऐसे हमको एक सारणी बनानी होती है, ये बढ़िया ऐसे सुंदर सारणी बनानी होगी। एक तरफ आपका पद होगा, एक तरफ आपका बारंबारता होगा, बारंबारता, और इधर हो जाएगा f इंटू एक्स। ठीक है, अरे इसको यक्स लिख दो, ये आपका यफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा f इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पे पहले कितने पद हैं, 4, और इनका बारंबारता कितना है, 3, तो यफ एक्स कितना हो जाएगा, 4 3 12। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा।
यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। यहाँ पर 14 है और यहाँ पे 8 है, तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। अब हमें इसको यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा एफ बोलते हैं। इनको आप जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 2 11 6 17 और 8 25, सब करवा रखा हूं। आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, माध्य माध्यिका बहुलक वाले में दिख जाएगा। इनको आप जोड़िए, इनको हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। इनको आप जोड़िए तो कितना आएगा? 4 2 6 6 12 2 14 2 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5 2 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 256 आएगा। तो अगर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 256 और सिग्मा एफ कितना है? 25। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो काट के दशमलव में भी आंसर ला सकते हो। बस एक बार ये देख लेना जुड़ा है ना सब कुछ सही से। 4 3 7 2 9 2 11 6 17 8 25 12 24 36 16 52 20 72 72 100 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, सही है। एक बार देख लो इसको, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है समांतर माध्य वाला। पिछले 2-3 साल में आया है और आगे भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। करिए। जी भैया। हो गया, लगाइए इसको। देखो, अब इसमें हमने कहा था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि इनके घात को आप प्लस में बनाइए। और घात को प्लस में आप तभी बनाएंगे जब आप इस भिन्न को पलट देंगे। कराया गया ना ऐसा कंसेप्ट? बिल्कुल कराया गया है। इसको भी आप पलट दोगे तो ये वाला भी जो घात है ना, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लो। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करिए। अच्छा, भाग को जब आप गुणा में बनाते हो तो ये आपका पलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4/9। सब करवा रखे, अगर किसी को भी कम समझ में आ रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 16 चौके 64 और 9 9 81। बिल्कुल सही आंसर है। आ गया ना भाई मेरे समझ में कि अगर किसी भी माइनस की घात को प्लस में बनाना होगा तो भिन्न आपकी पलट जाती है, वो प्लस हो जाएगा। और कभी भी भाग के जगह पर अगर आप गुणा करोगे तो इधर वाली जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी। यानी 9/4 थी, ये पलट के 4/9 हो जाएगी। याद रखिएगा। चलिए जी, आगे करिए। अब एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 5 की घात 6 बराबर 15,625 को लघुगणकीय रूप में लिखिए। को लघुगणकीय रूप में लिखिए। लघुगणकीय रूप में लिखिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसको आपको लघुगणकीय रूप में लिखना है। हमने बहुत करवाया है ऐसा क्वेश्चन, कम नहीं करवाया, बहुत करवाया है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने आपको कहा भी था कि बस खाली ये चेंज हो जाता है। ये वाला 6 आपका यहां आ जाएगा, ये वाला 5 नीचे और ये 15,625 यहां पर। यही आपका आंसर हो जाता है ना भाई मेरे। अरे ये 6 यहां चला आएगा, ये 15,625 इसके ऊपर आ जाएगा, लॉग लग जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना भाई मेरे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ये। काफी अच्छा और दमदार क्वेश्चन है ये।
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखो अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 35, 34, 28, 48, 68 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बताइए माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता है ना कि हमने माध्यिका के दो फार्मूला आपको बताया था। अगर n क्या हो, अगर n आपका सम है तो उस कंडीशन में जो माध्यिका की फार्मूला थी वो थी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। ये मैंने आपको माध्यिका का फार्मूला बताया था। अगर n की वैल्यू क्या हो, सम हो, और अगर n की वैल्यू क्या हो, थोड़ा फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, n की वैल्यू अगर क्या है, विषम हो, अगर n विषम हो तो उस कंडीशन में जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। ये हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। अच्छा यहां पर सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम में लिखना। कभी भी अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो उसको आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू 5 है, जो कि कौन सी संख्या है, विषम है। तो अगर वो विषम है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विषम वाला, यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लगा दो माध्यिका का फार्मूला। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, n हमारी है 5, तो 5 यहां पर रखोगे तो 5 + 1/2, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, और 6/2 क्या हो जाएगा, 3वां। अब बताओ 3वां पद कौन सा है, 1 2 3, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर सम आएगा तो ये वाला लगाइएगा, विषम आएगा तो ये वाला लगाइएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। x² + 8x + 117 को x+3 से भाग दें, को x+3 से भाग दें। चलिए करिए, ये सब करवा चुका हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमने नहीं करवाया है, सब करवाया है और उसी में से पूछा भी जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जी भाई, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराया गया है और वैसे ही आपका आएगा भी। जी ठीक है, अब भाग कर लो भाई। भाग करना तो तुमको बहुत अच्छे से आता होगा, कैसे करना है भाग भैया, x² + 8x और प्लस 117, इसको भाग करना है x+3 से। देखो देखो ध्यान से, अब इसको क्या करना है, ऐसी कोई यहाँ पे संख्या लो कि जिसका इससे गुणा करने पर ये आ जाए। तो इसको आप यहाँ पे x लिखो, x का x से गुणा करोगे x² आ जाएगा, फिर आप x का 3 से गुणा करोगे 3x आ जाएगा। इनको आप माइनस लगा दो, 8 में 3 जाएगा 5। बताया गया है ना कि घटाते हैं हम ना यहाँ पर लास्ट में, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा। 8 में 3 गया 5 और प्लस 117,
फिर आप यहां पर ऐसी कोई संख्या लिखो कि इनसे गुणा करने पर 5x आ जाए, तो स्वाभाविक है 5 ही होगा। 5 को x से गुणा करोगे 5 ही x, और 5 को 3 से गुणा करोगे 5 3 15। फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, 117 में 15 जाएगा तो 112। तो ये हमारा शेष हो जाएगा और ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है ना भाई मेरे, इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया बात? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अभिषेक के कमरे की लंबाई अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तथा ऊंचाई, मैं थोड़ा 60 में लिख रहा हूं ताकि टाइम बच जाए, तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगाइए। अच्छा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का हमने सूत्र आपको बता रखा है। क्या होता है, जब हम घनघनाभ पढ़े थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखिएगा चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना भाई मेरे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B और गुणे H। ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L आपकी लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। देखो यहां पे ध्यान से, 2 हो गया, L की वैल्यू कितनी है, लंबाई कितनी है 4, प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 और ऊंचाई कितनी है 3। यही तो होगा, बस सॉल्व कर लीजिए आप इनको। 4 और 3.5 कितना हो जाएगा 7.5 और गुणे 3, तो ये हो जाएगा 15 और 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ग मीटर, 45 वर्ग मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। मैं कुछ फार्मूला भी लिखवा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे घन पर अगर बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है A³। ठीक है, उसके बाद में घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा A√3। ये आपके घन का विकर्ण हो जाएगा। और एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या हो जाएगा 6a²। ये याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम घनाभ के फार्मूले में आए, फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। जो घनाभ का विकर्ण होता है ना भाई मेरे, ये क्या होता है स्क्वायर रूट L² प्लस B² और प्लस H²। जो आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसको याद रखिएगा। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L × B प्लस B × H और प्लस H × L। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सब फार्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बेलन पर आ जाएं, देखो तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। ऐसे ही जो शंकु होता है, ठीक है, शंकु, तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/3 πr²h। और जो उसका वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो होता है πrl। यल आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, याद रखिएगा। एल क्या होता है, एल आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। सब करवा रखा हूं मैं,
ठीक है। एल बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना भाई मेरे जी, इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए, तो ये आपके कुछ फार्मूले हो गए जी। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से बताइएगा उसका आंसर। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ क्लियर करवा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि यदि ए बराबर, सपोज करिए कि आपको दिया जाए यदि ए बराबर 8, 12, 15 और 16, ठीक है। बी बराबर आपको दिया जाए, समुच्चय का साइन है ये, 8, 15, 17 और 20, ये आपको दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आप हमको ए यूनियन बी बताओ कितना होगा, आप हमको ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, आप हमको ये बताइए ए माइनस बी कितना होगा, आप हमको ये बताइए बी माइनस ए कितना होगा। भाई यही 4 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको चारों इसी में क्लियर कर दो भाई। हमको ये चारों के आंसर चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। मैंने चारों आपका क्लियर करवा दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। इससे बेस्ट रिवीजन कहाँ मिलेगा भैया, सुनो ध्यान से। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो वैल्यू ए में है वो भी और जो ए में नहीं है वो भी लेना है, लेकिन 2 बार किसी भी चीज को नहीं लिखना है। जैसे हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 8, 12, 15 और 16, ये हमारे पास था। अब इसमें जो चीज आप लिख चुके हो उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि हम 8 और 15 लिख चुके हैं, 8 और 15 लिख चुके हैं, तो इन दोनों को नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, 17 और 20। तो हमारा ए यूनियन बी हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे कि भैया 8 और 15 कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 और 15। अच्छा, अगर आपसे कहें कि ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है सिर्फ वही लिखेंगे। तो देखो 8 और 15 ए में भी हैं, 8 और 15 बी में भी हैं, तो 8 और 15 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 12 और 16 लिखेंगे। अब अगर आपसे कहें बी माइनस ए कितना होता है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब 8 और 15 इसमें है, हटा दो तो बचा क्या, 17 और 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 और 20। आई होप आपको समुच्चय के चारों चीजें आपको समझ में आ गया होगा जी भाई। बिल्कुल। अच्छा, किस खाते पर ब्याज नहीं मिलता, ये पता है ना। अगर आपसे पीछे पूछा जाए कि किस खाते पर ब्याज नहीं मिलता, तो आंसर आपका हो जाएगा चालू खाता। चालू खाते पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा जी। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। चालू खाते पर आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स की घात 3a माइनस 3b गुणे एक्स की घात 3b माइनस 3c गुणे एक्स की घात 3c माइनस 3a का मान बताएं, का मान बताएं।
जी भैया बताएं। चलिए सिंपल तरीके से करते हैं इसको। देखो देखो ये आपके बेस सेम है, और अगर बेस सेम होता है तो जो घात होती है ना भाई मेरे, वो जुड़ जाती है। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है घातांक और करणी में। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ भाई? बिल्कुल पढ़ाया है। अब यहां पर देखो भाई, देखो +3a से ना -3a कट जाएगा, -3b से +3b, +3c से -3c, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बता? 0। और किसी की भी घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। जी भाई। चलिए एक और कर लीजिए। एक आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और आई होप आपको सब कुछ मैंने बता भी दिया होगा। 16:8 प्रपोर्शन 8:x। अभी एक चेक के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइएगा। तो x का मान बताएं, तो x का मान बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि क्या होता है भाई, यहां पे अनुपात लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया 16/8। यहां पे बराबर लगाओ 8/x। यक्स आपका इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस वाला गुणा ना, ये आपका इधर चला जाएगा, तो 8 टाइम 64, और ये 16 नीचे आ जाएगा, तो 16 चौके 64, तो यक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिंपल है, एक दो बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। जी भाई। जी बस एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको। जी अब जैसे एक आपका आता है ना कि खाते कितने प्रकार के होते हैं लिखने को, तो वो भी आप लिख सकते हैं कितने प्रकार के खाते होते हैं। देखिए अच्छा, बाकी बैंक का कार्य तो तुमको पता होगा ना, बैंक का कार्य क्या होता है भाई? बैंक का कार्य होता है कि आपके पैसे को जमा करना, आपके पैसे को देना, आपके पैसों की सुरक्षा करना, आपके सोने चांदी को भी लॉकर में रखना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए खाता कितना प्रकार का होता है, तो खाता देखो कई प्रकार के होते हैं, बट मुख्यतः आप 5 प्रकार के खाता का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये 5 कौन कौन से हैं आप लिख दीजिएगा खाते के प्रकार में। देखो जब मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया ना, तो ये सब हमने पढ़ाया, लेकिन चलो एक बार रिवीजन कर लो। तो खाते आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो चालू खाता होता है, इस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन आप इसमें जब भी चाहो आप पैसा को निकाल सकते हो और जमा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है यहां पर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा बचत खाता। इस बचत खाता पे ना, बचत खाता पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, और आप इसमें खाता खोलने के लिए आपको कुछ न्यूनतम पैसा भी जमा करना पड़ता है, मतलब आप 0 रुपए पर आप खाता नहीं खोल सकते हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस पर 0 रुपए में आप नहीं खोल सकते हैं। एक आपका होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप बोलते हो सावधि जमा खाता। मतलब होता है ना कि आप गए वहां पर 10 लाख रुपए जमा कर दिए, अब आप 5 साल बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, मतलब बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
मतलब देखो होता क्या है कि चालू खाता में आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार पैसा जमा करें, जितनी बार मन हो उतनी बार आप जो है पैसा निकाल लें। बचत खाता में भी आप जितनी बार मन हो पैसा डालो, जितनी बार मन हो निकालो, लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन सावधि जमा खाता में एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स समय के लिए जो है डिपॉजिट की जाती है। मतलब आपने अगर 10,000 रुपये डाल दिया और ये आपने वहां पर लिखा कि हम 3 साल बाद निकालेंगे, तो 3 साल बाद ही आप निकाल सकते हैं। फिर एक होता है आपका आवर्ती जमा खाता, ठीक है, एक होता है आपका आवर्ती जमा खाता, इनको भी आप याद रखिएगा। आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता हो गया, बचत खाता हो गया, चालू और आवर्ती। और एक आपका जो है लास्ट होता है वो होता है अल्पवयस्क खाता। क्या होता है? अल्पवयस्क खाता, अल्पवयस्क खाता। मतलब कि ऐसा होता है ना कि अल्पवयस्क खाता वो लोग खोल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। बेसिकली ये वजीफा के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद चेक का प्रकार भी आप देख लीजिए। अब एक मैं आपको और समझा दूं चेक का प्रकार, ये भी आप देख लीजिए कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक आपके मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के आपके चेक होते हैं। कौन कौन से चेक होते हैं उनको भी देख लीजिए आप। वाहक चेक, बिल्कुल वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। एक होता है आपका वाहक चेक, ठीक है, वाहक चेक होता है। एक होता है आदेशित चेक, एक होता है आपका आदेशित चेक, और एक आपका होता है रेखांकित चेक। ये 3 प्रकार के चेक होते हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, बैंक के कार्य लिख ले जाओगे ना कि बैंक में हम पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक में हम पैसा निकाल सकते हैं, उस पर हमको ब्याज भी मिलता है, हम अपने किसी भी कीमती चीज को भी वहां के लॉकर में रख सकते हैं, जैसे आपका सोना चांदी हो गया, हीरा जवाहरात जो भी है आप वहां पे जाकर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाहक चेक की बात करें तो वाहक चेक ये होता है ना कि इसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है, प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है, का नाम नहीं होता। मतलब कि अगर किसी के नाम, मतलब मान लीजिए जिसको बेयरर चेक बोलते हैं ना, कि मतलब किसी को भी ये चेक आप दे दो वो ले जाकर पैसा निकलवा लेगा, ठीक है। मतलब जैसे मेरे नाम पर चेक है कि शिवम तिवारी के नाम पर चेक है और मैं नहीं जाना चाहता बैंक में, मैंने किसी को भी वो चेक दिया, वो जाकर पैसा वहां से निकलवा सकता है और बैंक वाला उनसे कोई आईडी भी नहीं मांगेगा कि आप शिवम हो कि नहीं हो, वो चुपचाप उनको पैसा दे देगा। जो आपका आदेशित चेक होता है इसमें प्राप्तकर्ता का नाम होता है। मतलब अगर मेरे नाम पर चेक है कि शिवम तिवारी को ही देना है, तो वो जो है ना भाई मेरे, वो शिवम तिवारी को ही देना पड़ेगा। जब हम वहां जाएंगे तो बैंक कर्मचारी मुझसे आईडी मांगेगा कि आप अपनी आईडी दीजिए कि क्या आप ही शिवम तिवारी हैं कि नहीं है, तो हमको अपनी आईडी देना होगा। और एक ही आपका रेखांकित चेक होता है। इस रेखांकित चेक पे ना ऐसे ऊपर के टाइप में एक ऐसे रेखांकित यानी कि 2 रेखाएं बनी होती हैं, ठीक है। चलिए, मतलब बाएं कोने पर 2 तिरछी रेखाएं खींचकर क्या लिखते हैं? रेखांकित चेक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जाकर अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। बाकी जब आप पेपर देकर आएंगे फिर आराम से हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा।